दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है रेखा चित्रम। इस मूवी को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया गया है। ये मूवी आपका दिमाग घुमा देगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम जल्द ये कहानी शुरू करते हैं। फिल्म रेखा चित्रम की शुरुआत एक पुराने चर्च से होती है जो एक सुनसान इलाके में स्थित है। यह चर्च 40 साल पहले घटी एक रहस्यमय घटना के कारण बदनाम है। कहानी उस समय की एक झलक देती है जब चर्च की एक युवा नन अचानक गायब हो जाती है। चर्च के गलियारों में अजीब सन्नाटा छा जाता है और चर्च के पादरी व अन्य लोग इस घटना के बारे में कुछ भी कहने से कतराते हैं। यह घटना एक बड़ा रहस्य बनकर रह जाती है। कहानी वर्तमान में इंस्पेक्टर विवेक गोपीनाथ से मिलवाती है, जो एक कुशल पुलिस अधिकारी हैं लेकिन अपनी जुए की लत के कारण निजी और पेशेवर जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। विवेक को पुलिस विभाग में आखिरी मौका दिया जाता है जब उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें चर्च के इस पुराने रहस्यमय मामले की पुनः जांच का आदेश देते हैं। विवेक ये सोचकर मामले को ले लेते हैं कि यह एक पुराना और निष्क्रिय मामला है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जांच शुरू करने के लिए विवेक चर्च पहुंचते हैं। चर्च का माहौल उन्हें असहज करता है। वहाँ की दीवारों पर पुराने चित्र और धार्मिक शिलालेख हैं जो उस समय की कहानियों को बयां करते हैं। विवेक चर्च के पुरोहितों से मिलते हैं लेकिन कोई भी सीधे जवाब नहीं देता। विवेक को चर्च की एक पुरानी गुप्त फाइल मिलती है जिसमें गायब हुई नन के बारे में शुरुआती रिपोर्ट और कुछ अजीब संकेत दर्ज होते हैं। ये फाइल विवेक को मामले में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। यहाँ से कहानी धीरे धीरे रहस्यपूर्ण हो जाती है। विवेक को महसूस होता है कि इस मामले में चर्च के लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्च के आसपास के इलाके में रहने वाले कुछ पुराने निवासियों से बात करने के दौरान विवेक को यह संकेत मिलता है कि चर्च की गतिविधियां हमेशा सामान्य नहीं रही थीं। हालांकि लोग इस मामले में बात करने से डरते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति विवेक को बताता है कि उस समय चर्च में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ अनजान लोग चर्च आते जाते थे। विवेक के मन में यह सवाल उठता है कि क्या नन की गुमशुदगी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इंस्पेक्टर विवेक चर्च से मिली पुरानी फाइल और वहां के लोगों की रहस्यमयी प्रतिक्रियाओं के बाद मामले की गहराई में जाने का फैसला करते हैं। वह नन के पुराने कमरे का निरीक्षण करते हैं जो अब वर्षों से बंद पड़ा था। कमरे में दीवारों पर कुछ धूल भरी तस्वीरें और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी होती है। अलमारी से विवेक को नन की एक डायरी और कुछ व्यक्तिगत सामान मिलता है। डायरी में लिखे गए कुछ पन्ने समय के साथ धुंधले हो गए हैं, लेकिन उनमें कुछ छिपे हुए संदेश और संकेत मिलते हैं। इन संकेतों में एक रहस्यमय चित्र होता है जिसमें चर्च के एक हिस्से का जिक्र है। डायरी के आधार पर विवेक चर्च के उस हिस्से का निरीक्षण करते हैं जो आम लोगों के लिए बंद है। यहाँ उन्हें एक गुप्त सुरंग का पता चलता है जिसे वर्षों से बंद रखा गया है। विवेक इस सुरंग की जांच करते हैं लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ कुछ पुराने सामान और एक टूटी हुई मोमबत्ती मिलती है। हालांकि ये सुरंग उन्हें यकीन दिलाती है कि नन की गुमशुदगी के पीछे कुछ बड़ा छिपा है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए विवेक चर्च के पास के गांव में जाते हैं और वहां के निवासियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अधिकतर लोग मामले में कुछ भी कहने से बचते हैं। एक बुजुर्ग महिला विवेक से बात करती है और बताती है कि गायब हुई नन का स्वभाव बेहद दयालु और निडर था। वो हमेशा कमजोरों की मदद करती थी और कभी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहती थी। महिला ये भी कहती है कि नन के गायब होने से कुछ दिन पहले चर्च में एक शक्तिशाली व्यक्ति आया था जिसे अक्सर विवादों में घिरा देखा गया था। विवेक इस व्यक्ति के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह व्यक्ति चर्च के पुराने अधिकारियों में से एक था जिसे अचानक चर्च छोड़ना पड़ा था। विवेक उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन वो उनसे मिलने से इनकार कर देता है। विवेक को ये समझ में आता है कि चर्च के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थीं जिन्हें दबाने के लिए नन को गायब किया गया हो सकता है। इस दौरान विवेक को नन की डायरी के कुछ और पन्ने समझ में आते हैं। उनमें एक कोड लिखा होता है जिसे सुलझाने पर एक पुराने गुप्त दस्तावेज का पता चलता है। ये दस्तावेज चर्च के अधिकारियों के नाम और कुछ संदिग्ध लेन देन की जानकारी को उजागर करता है। विवेक को अब यकीन हो जाता है कि नन इन दस्तावेजों के कारण ही गायब हुई थी। डायरी से मिले कोड और गुप्त दस्तावेज के आधार पर विवेक मामले में गहराई से जांच करना शुरू करते हैं। दस्तावेज में चर्च के उच्च अधिकारियों के नाम के साथ साथ बड़ी धनराशि के लेन देन का उल्लेख होता है। विवेक ये समझ जाते हैं कि नन ने इन गुप्त दस्तावेजों को खोज लिया था और वो इन्हें उजागर करने वाली थी। यही उसकी गुमशुदगी का असली कारण हो सकता है। अब विवेक उस व्यक्ति की तलाश शुरू करते हैं जो चर्च से जुड़े संदिग्ध लेन देन का मुख्य कर्ता धर्ता था। यह व्यक्ति, जो चर्च का एक प्रभावशाली अधिकारी था, अब अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुका है और एक सुनसान इलाके में रहता है। विवेक उससे मिलने जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति पहले कुछ भी बताने से इनकार करता है। विवेक उससे गुप्त दस्तावेज और गायब हुई नन का जिक्र करते हैं। यह सुनते ही वो व्यक्ति घबरा जाता है और अनजाने में कुछ हिंट दे देता है कि चर्च के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। विवेक उस व्यक्ति के डर को देखकर समझ जाते हैं कि वो कुछ बड़ा छिपा रहा है। वो अपनी टीम को उसके घर की निगरानी के लिए भेजते हैं।
एक रात वो व्यक्ति अचानक घर छोड़ने की कोशिश करता है। विवेक उसे पकड़ लेते हैं और कड़ी पूछताछ के बाद वो बताता है कि चर्च के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों ने नन की गुमशुदगी की साजिश रची थी। नन ने उन लोगों के काले कामों के सबूत इकट्ठा कर लिए थे जिनमें जमीन हड़पने, अवैध लेन देन और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। इस खुलासे के बाद विवेक अब चर्च के अन्य पुराने अधिकारियों से पूछताछ करने लगते हैं। इस दौरान वो एक और गवाह से मिलते हैं जो गायब हुई नन की करीबी सहेली थी। वो बताती है कि नन ने चर्च के अंदर चल रहे अपराधों को सामने लाने का साहस दिखाया था, लेकिन नन को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थीं। उसके गायब होने से पहले उसने अपनी सहेली से कहा था कि अगर वो वापस न लौटे तो उसकी डायरी में लिखी गई हर बात को उजागर करना होगा। विवेक अब इस गवाह को सुरक्षा में ले लेते हैं और जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। उन्हें पता चलता है कि चर्च के भीतर एक गुप्त कमरा है जहां वो दस्तावेज और अन्य सबूत छिपाए गए हैं। विवेक उस कमरे को खोजने की कोशिश करते हैं। गुप्त कमरे के सुराग मिलने के बाद विवेक चर्च में गहन तलाशी अभियान चलाते हैं। चर्च के पुराने खंडहरों और बंद दरवाजों के बीच विवेक को नन की डायरी में बनाए गए चित्र से जुड़ी जगह का पता चलता है। ये एक छिपा हुआ तहखाना है जिसे भारी पत्थरों से ढका गया था। विवेक अपनी टीम की मदद से तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें कई पुरानी फाइलें, दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं जो चर्च के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के काले कारनामों की गवाही देती हैं। इन दस्तावेजों में ज़मीन की धोखाधड़ी, बड़े पैमाने पर धनराशि की हेरफेर और यहाँ तक कि मानव तस्करी से जुड़े सबूत मिलते हैं। विवेक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि चर्च जैसी धार्मिक संस्था के अंदर इतनी गंभीर साजिशें चल रही थीं। तहखाने में उन्हें एक पुराना लॉकर भी मिलता है जिसमें कुछ और गुप्त फाइलें और नन की लिखी एक चिट्ठी होती है। इस चिट्ठी में नन ने अपनी आखिरी बात लिखी थी जिसमें उसने इन अपराधों को उजागर करने का इरादा जताया था। चिट्ठी पढ़ने के बाद विवेक को यकीन हो जाता है कि नन को गायब करने के पीछे चर्च के ही उच्च अधिकारियों का हाथ था। वो तहखाने से सभी सबूत इकट्ठा करते हैं और अपनी जांच को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करते हैं। हालांकि विवेक को एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक साधारण जांच नहीं है, बल्कि इसमें चर्च के बाहर के भी कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। विवेक को इस दौरान कई धमकियां मिलती हैं जिसमें उसे जांच बंद करने और सबूत नष्ट करने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो इन धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जांच जारी रखते हैं। तहखाने से मिले सबूतों के आधार पर विवेक चर्च के पुराने अधिकारियों से फिर से पूछताछ करते हैं। इस बार उनमें से एक अधिकारी टूट जाता है और स्वीकार करता है कि नन को चर्च के अंदर एक गुप्त मीटिंग के दौरान मार दिया गया था। उसका शव चर्च के ही परिसर में दफनाया गया था। विवेक इन चौंकाने वाले खुलासों के बाद चर्च के परिसर में खुदाई का आदेश देते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें नन का कंकाल मिलता है जिसे वर्षों से छिपाकर रखा गया था। ये न केवल जांच का सबसे बड़ा मोड़ है, बल्कि ये उन अपराधों का भी पुख्ता सबूत है जिन्हें इतने सालों तक दबाया गया था। नन के कंकाल और तहखाने से मिले सबूतों के साथ विवेक पूरे मामले को उजागर करने के लिए कमर कस लेते हैं। वो इन सबूतों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश करते हैं, लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि चर्च के काले कारनामों में कुछ प्रभावशाली राजनेता और बड़े व्यवसायी भी शामिल होते हैं। विवेक को धमकी दी जाती है कि अगर वो ये मामला आगे बढ़ाते हैं तो उसकी नौकरी और जान दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन विवेक अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। वो मीडिया और न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। विवेक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तहखाने से मिले सभी सबूत, नन की डायरी और चर्च के अधिकारियों की सच्चाई सार्वजनिक कर देते हैं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। चर्च के अधिकारियों और इसमें शामिल राजनेताओं पर समाज और मीडिया का भारी दबाव बनता है। इस बीच विवेक को जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। वो इस मामले को अदालत तक ले जाते हैं जहां नन की डायरी, गुप्त दस्तावेज और उसके कंकाल के DNA परीक्षण जैसे सबूत अपराधियों के खिलाफ निर्णायक साबित होते हैं। अदालत में चर्च के पुराने अधिकारियों और इसमें शामिल अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को कटघरे में लाया जाता है। उनकी साजिशें बेनकाब होती हैं और उन्हें उनके अपराधों के लिए कठोर सजा सुनाई जाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में नन को न्याय मिलता है। चर्च को पूरी तरह से सुधारने का आदेश दिया जाता है और उसकी प्राचीन गरिमा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश शुरू होती है। विवेक, जो अब तक अपनी जुए की लत और जीवन के संघर्षों से जूझ रहे थे, इस मामले के बाद एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। वो खुद को सच्चाई और न्याय के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। फिल्म का अंत विवेक के आत्ममंथन के साथ होता है, जहां वो नन के बलिदान को याद करते हैं और समाज में सच्चाई और न्याय की रोशनी जलाए रखने का संकल्प लेते हैं। रेखा चित्रम सिर्फ एक रहस्यमय थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये सच्चाई और न्याय की जीत की प्रेरणादायक कहानी बनकर सामने आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहीं न कहीं आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।